Hello friends, welcome to Civils Manthan. In this video, we shall cover some important topics regarding the prelims examination. Now coming to the first topic, that is the National Green Tribunal. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटायर थिंग्स अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होता है एनवायरनमेंट को लेकर वो मेंस में बहुत काम आते हैं, बट हम इसे प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करते हैं अभी। सो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बना था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द एनजीटी इज़ दैट इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। सो जितने भी एनवायरमेंटल के रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं वो एनजीटी के अंडर में आता है, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages. So अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यमुना फ्लड प्लेन में कोई मेला लगता है एंड अगर यमुना फ्लड प्लेन को कोई भी नुकसान पहुंचता है उसके कारण, सो जो फाइन होगा वो एनजीटी इम्पोज करेगा एंड जो ऑर्गेनाइज़र होगा उस मेले का वो उस फाइन को देगा। सो ये क्या करता है, गिव्स रिलीफ एंड कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto. So ये relief भी देता है, compensation भी देता है। Now the tribunal shall not be bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. So जो civil law है हमारा इस पर लागू नहीं होता है एनजीटी पे, but it acts under the principles of natural justice. So this is a very important thing to be noted कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये सब वो फॉलो नहीं करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर चलता है ये। हाउएवर द ट्रिब्यूनल इज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, बट सिविल कोर्ट का पावर भी है इसको अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। सो दिस एनजीटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज हैज़ द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। सो हमें ये याद रखना है, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 4 ऑप्शन देते हैं उसमें घुमा के दे सकता है। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एनजीटी का ऑर्डर है वो बाइंडिंग होता है। सो जो भी वायलेटर होगा उसे ये फॉलो करना पड़ेगा एंड इट हैज़ द पावर टू ग्रांट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन एंड डैमेज, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जो एनजीटी का जो बनाने का मतलब था, जो उद्देश्य था कि हमें जल्द से जल्द जितने भी एनवायरमेंटल केसेस हैं उसे डिस्पोज करना है। सो एनजीटी का ये भी मैंडेट है कि ये कोई भी अपील या एप्लीकेशन डिस्पोज करता है विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। सो 6 months इसका टाइम रहता है कि 6 महीने के अंदर इसे उस केस को डिस्चार्ज करना होता है, फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। नाउ लेट अस सी हु मे सबमिट द केसेस टू द ट्रिब्यूनल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ केसेस आर हर्ड। सो एनी पर्सन सीकिंग रिलीफ और कंपेंसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि भाई कोई माइन से वेस्टर्न घाट्स को कोई भी डैमेज पहुंचता है तो कोई भी एनजीटी के पास फाइल कर सकता है कि फ्रॉम दिस एंड दिस प्रोजेक्ट द वेस्टर्न घाट्स आर बीइंग इरोडेड और डैमेज इज बिंग टू द वेस्टर्न घाट। सो उसके अंदर एनजीटी को इसे देखना होगा। इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट्स इन द लेजिस्लेशन, जो कि 2010 का एक्ट है एनजीटी का, शेड्यूल इन द एनजीटी एक्ट 2010। सो कौन कौन से लॉ अंडर आते हैं एनजीटी के, द वाटर एक्ट 1974, इसे भी ध्यान रखना है हमें, द वाटर एक्ट सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Air Pollution and Control, the Prevention and Control of Pollution Act 1981, EPA, that is Environmental Protection Act 1986, the PLIA, the Public Liability Insurance Act 1991, and the BDA, that is the Biological Diversity Act 2002. So कोई भी अगर केस होता है या कोई भी मुद्दा होता है, अगर इन एक्ट्स के अंडर में आता है, इन एक्ट को वायलेट करता है, तो उस केसेस को एनजीटी देखेगा। वी कैन फाइल द एप्लीकेशन टू द एनजीटी in these cases. The tribunal has jurisdiction over all civil cases involving a substantial question relating to environment and the question. Okay, so environmental core jurisdiction है NGT का. Additionally, any person or agreed by an order, direction and of any of the appellate authorities under the legislation mentioned above. So ये legislation के अंडर में can challenge them before the NGT. So these are some of the functions of the NGT. ये अपीलेट भी एज एन अपीलेट अथॉरिटी भी एक्ट करता है, तो हमें इसे याद रखना है। प्लस ये 7 एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस 7 एक्ट्स
को वायलेट करता है कोई भी इशू तो एनजीटी उसके अंडर में आ जाता है, एनजीटी कवर करेगा उस चीज़ को। एंड उसका ऑर्डर बाइंडिंग होता है, हमने देखा 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना होता है। एंड और एक चीज़ है कि इसका जो हेड होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है। नाउ आर द डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल फाइनल, ये भी देखना है जुडिशियल रिव्यू आता है या नहीं आता है। द ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर्स टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। सो जुडिशियल रिव्यू उसके पास है कि ये अपने भी डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। इफ़ दिस फेल्स द डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days। सो एनजीटी का जो डिसीजन होता है उसे हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं 90 दिन के अंदर में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें एनजीटी के लिए याद रखना होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बिट, दैट इज़ द यूरो एरिया और द यूरो जोन। सो हम बार बार देखते हैं स्पेशली बिजनेस पेज में यूरो जोन आता है। सो जो यूरो जोन है उसे देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि भाई आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक बेल आउट करता है कभी कभार यूरो जोन को, या फिर कोई क्रेडिट देता है। सो यूरो जोन देखते हैं हम है क्या चीज़। सो यूरो जोन कुछ नहीं है, यूरो जोन बेसिकली वही कंट्री है, मैक्सिमम यू के कंट्री हैं जिसका कि नेशनल करेंसी है यूरो। सो दोज countries of European Union who have replaced their national currencies with euro, they are the members of European area or the Eurozone. So there are 27 states in the EU, okay, 27 states हैं EU के member states हैं, बट सारे के सारे यूरोजोन और द यूरो एरिया के मेंबर नहीं है। सो टोटल 19 स्टेट्स हैं जो कि यूरोपियन एरिया के मेंबर हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोर्तुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। सो दीज आर द 19 मेंबर्स ऑफ द यूरो एरिया। सो इन 19 कंट्री के जो करेंसी हैं वो है यूरो। सो व्हाट आर द अदर नॉन यूरोपियन एरिया EU स्टेट्स? बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया दैट इज द चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। सो ये 7 कंट्री जो है इनका करेंसी EU नहीं है, दे आर आउट ऑफ, इसे इनका करेंसी यूरो नहीं है, बट दे आर मेंबर ऑफ द EU एंड EU स्टेट विथ एन ऑप्ट आउट। सो दिस इज स्टेटस, ऑप्ट आउट स्टेटस। इसका मतलब ये है कि इसने अभी यूरो को यूज़ करना बंद कर दिया है, बट इफ़ इट विशेस इट कैन बी पार्ट इट कैन अगेन बी ए पार्ट ऑफ द यूरो एरिया, दैट इज़ द डेनमार्क। सो बेसिकली ये 27 कंट्री मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, इन 19 कंट्री मेंबर हैं यूरो जोन के जिनका करेंसी है EU, जिनका करेंसी है यूरो। सो हमें ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हाउएवर द important thing that needs to be remembered is 27 member in the EU, ओके। एंड एनजीटी के बारे में हमें जितनी भी चीज़ें अभी डिस्कस की हम उससे याद रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रीलिम्स में पूछ सकता है उसका ऑर्डर बाइंडिंग है या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है या नहीं है, कितने महीने में कैसे डिस्पोज होता है, प्लस कौन कौन से एक्ट्स के अंदर वो केसेस ले सकता है। सो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू।